नमस्ते। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पर एक विस्तृत चर्चा करेंगे। ये इस क्लास का लास्ट यूनिट है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आरटीई एक्ट 2009। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अध्याय 2 से शुरू करते हैं, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। इसकी जो धारा 3 है वो क्या कहती है? हाँ, तो धारा 3 सबसे बुनियादी बात करती है। ये कहती है कि 6 से 14 साल के हर बच्चे को हर बच्चे को अपने पड़ोस के स्कूल यानी नेबरहुड स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। अच्छा, यहाँ निशुल्क का मतलब सिर्फ फीस माफ करना तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि बच्चे या उसके माता पिता पर कोई भी ऐसा खर्च नहीं डाला जाएगा जो उसे स्कूल आने से रोके। मतलब यूनिफॉर्म, किताबें, सब कुछ। और ये पड़ोस का स्कूल ही क्यों, कोई और स्कूल क्यों नहीं? ये एक बहुत गहरी सोच है। ये कोठारी आयोग के कॉमन स्कूल सिस्टम के विचार पर आधारित है। अच्छा। इसका मकसद है एक समावेशी जगह बनाना जहां एक ही मोहल्ले के अलग अलग जाति, धर्म या अमीर गरीब सब बच्चे एक साथ पढ़ें। मतलब सामाजिक भेदभाव को बचपन से ही खत्म करने की कोशिश। बिल्कुल, इससे समाज में एक मजबूती आती है। ठीक है, अब आते हैं अगले टॉपिक पर जो ड्रॉप आउट बच्चों से जुड़ा है, धारा 4 और 5। जी, अब मान लीजिए कोई बच्चा 10 साल का है और कभी स्कूल गया ही नहीं। हाँ। तो उसे कहाँ एडमिशन देंगे? पहली क्लास में? नहीं, वो तो बहुत अजीब लगेगा, बड़े बच्चे को छोटे बच्चों के साथ। बिल्कुल, इसीलिए धारा 4 कहती है आयु उपयुक्त प्रवेश, मतलब एज अप्रोप्रिएट एडमिशन। उस 10 साल के बच्चे को उसकी उम्र के हिसाब से चौथी या 5वीं क्लास में एडमिशन मिलेगा। पर वो तो पढ़ाई में बहुत पीछे होगा, वो कैसे बाकी बच्चों की बराबरी करेगा? उसके लिए विशेष शिक्षण यानी स्पेशल ट्रेनिंग का प्रावधान है। टीचर्स को उस पे अलग से मेहनत करनी होगी ताकि वो जल्दी से क्लास के लेवल पर आ जाए। मतलब बच्चे की पढ़ाई से ज्यादा उसकी गरिमा, उसके सम्मान का ध्यान रखा गया है। एग्जैक्टली। एक 10 साल के बच्चे को 6 साल के बच्चों के साथ बिठाना, ये उसके लिए बहुत अपमानजनक हो सकता है। उसे हीन भावना से बचाना पहली प्राथमिकता है। और अगर किसी को स्कूल बदलना हो, मतलब ट्रांसफर लेना हो तो धारा 5 कहती है कि कोई भी बच्चा किसी भी सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में आसानी से ट्रांसफर ले सकता है। और अगर उसके पास टीसी मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं है तब भी एडमिशन देने से मना नहीं किया जा सकता। सिस्टम को बच्चे के लिए लचीला बनना होगा। अब आते हैं अध्याय 3 पर। इसमें सरकार और स्थानीय अधिकारियों के दायित्वों की बात है। धारा 6 क्या कहती है? धारा 6 स्कूलों तक पहुंच की बात करती है। ये सरकार की जिम्मेदारी तय करती है कि स्कूल बच्चे के घर के पास हो। हाँ, कक्षा 1 से 5 तक के लिए मतलब प्राइमरी स्कूल 1 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। और 6 से 8 के लिए? उच्च प्राथमिक स्कूल के लिए ये दूरी 3 किलोमीटर है। और इसका सारा खर्चा वो कौन उठाएगा? वो केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उठाएंगे। धारा 7 में इसका जिक्र है। इसका कोई तय अनुपात है? हाँ, आमतौर पर केंद्र का 65% और राज्य का 35% होता है, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह 90-10 है। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आता है। धारा 10 में माता पिता के कर्तव्य की बात की गई है। जी, कि हर माता पिता का ये नैतिक दायित्व है कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेजें। लेकिन अगर वो नहीं भेजते तो उन पर कोई जुर्माना क्यों नहीं है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसके पीछे तर्क ये है कि बच्चे के स्कूल न जाने का कारण अक्सर गरीबी या मजबूरी होती है। अच्छा। ऐसे में माता पिता पर जुर्माना लगाना एक तरह से गरीबी को सजा देने जैसा होगा। जिम्मेदारी सरकार पर डाली गई है कि वो सिस्टम को सुधारे, ना कि मजबूर माँ बाप को दंडित करें। ये तो बहुत ही मानवीय दृष्टिकोण है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है धारा 11 जो 3 से 6 साल के बच्चों के लिए प्री स्कूल शिक्षा की बात करता है, ताकि वो पहली क्लास के लिए तैयार हो सकें। हाँ, ताकि उनकी नींव मजबूत हो। अब हम अध्याय 4 पर आते हैं जो शायद इस एक्ट का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा है। धारा 12, 25% आरक्षण। जी, सभी प्राइवेट स्कूलों को अपनी एंट्री लेवल क्लास यानी कक्षा 1 में 25% सीटें वंचित और कमजोर समूहों के बच्चों के लिए आरक्षित करनी होंगी। इसके पीछे का तर्क क्या है? इसका एक ही बड़ा मकसद है, सामाजिक समरसता, सोशल कोहीजन। जब अमीर और गरीब बच्चे एक ही डेस्क पर बैठकर साथ पढ़ेंगे, खेलेंगे, तो समाज में जो भेदभाव की दीवारें हैं वो अपने आप कमजोर पड़ जाएंगी। बिल्कुल। और ये 25% का आंकड़ा भी बहुत सोच समझ कर रखा गया है। वो क्यों? इसे क्रिटिकल मास कहते हैं। अगर सिर्फ 2-4 बच्चे होंगे तो वो क्लास में अलग थलग महसूस करेंगे, एक टोकन की तरह।
25% संख्या ये सुनिश्चित करती है कि वो क्लास का एक अभिन्न हिस्सा बने, अलग थलग न महसूस करें। इसी से जुड़ा है धारा 13 जो एडमिशन की प्रक्रिया के बारे में है। हाँ, और ये बहुत सख्त है। ये साफ कहता है कि किसी भी बच्चे या माता पिता का कोई इंटरव्यू या टेस्ट नहीं लिया जाएगा। और कैपिटेशन फीस या डोनेशन वो भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है और नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना है। तो फिर एडमिशन होगा कैसे अगर सीटें कम है और बच्चे ज्यादा? सिर्फ एक ही तरीका है, रैंडम सिलेक्शन, मतलब लॉटरी से। लॉटरी से? इसके पीछे क्या सोच है? सोच ये है कि हर बच्चे में सीखने की समान क्षमता होती है। इंटरव्यू बच्चे की बुद्धि नहीं जांचता, वो उसके परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति को जांचता है, जो कि भेदभावपूर्ण है। लॉटरी सबको बराबर मौका देती है। एडमिशन में और भी जो रुकावटें थी उन्हें भी हटाया गया है, जैसे धारा 14। जी, आयु का प्रमाण, मतलब अगर किसी के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो भी एडमिशन से मना नहीं कर सकते। बिल्कुल, आंगनवाड़ी का रिकॉर्ड या माता पिता का एक सादा घोषणा पत्र भी काफी होगा। और धारा 15? वो कहती है कि अगर एडमिशन का समय निकल भी गया है तब भी किसी बच्चे को प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता। साल में कभी भी एडमिशन हो सकता है। ये खासकर प्रवासी मजदूरों के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, उनके लिए स्कूलों को लचीला होना ही होगा। अब आते हैं उस प्रावधान पर जिस पर सबसे ज्यादा बहस होती है, धारा 16, फेल न करने की नीति। नो डिटेंशन पॉलिसी। जी, कि कक्षा 8 तक किसी भी बच्चे को न तो फेल किया जाएगा और न ही स्कूल से निकाला जाएगा। लेकिन इसका तो बहुत विरोध होता है। कहा जाता है कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता गिरती है। हाँ, लेकिन एक्ट का तर्क अलग है। वो कहता है कि फेल होना बच्चे को हतोत्साहित करता है। और सबसे बड़ी बात, क्या? असफलता बच्चे की नहीं बल्कि व्यवस्था की है। फेलियर इज ऑफ द सिस्टम, नॉट द चाइल्ड। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब अगर बच्चा सीख नहीं पा रहा तो कमी पढ़ाने के तरीके में है, स्कूल के माहौल में है। इसका उपाय है CCE, यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन। बच्चे को लगातार देखो, उसकी मदद करो, उस पर फेल का ठप्पा मत लगाओ। और इसी सोच से जुड़ी है धारा 17, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना पर रोक। बिल्कुल, किसी भी तरह का शारीरिक दंड, मतलब मार पिटाई या मानसिक प्रताड़ना जैसे अपमानित करना, पूरी तरह से प्रतिबंधित है। तर्क ये है कि अनुशासन डर से नहीं आता। सही बात है। स्कूल एक सीखने की जगह है, कोई सुधार गृह नहीं। और संविधान हर बच्चे को गरिमा का अधिकार देता है। दंड और गरिमा एक साथ नहीं चल सकते। आगे बढ़ते हैं, धारा 18 से 22 जो स्कूल के मानकों और प्रबंधन के बारे में है। हाँ, धारा 18 कहती है कि कोई भी स्कूल बिना सरकारी मान्यता के नहीं चल सकता और सबको 3 साल के अंदर तय मानक पूरे करने होंगे। और धारा 21 में स्कूल प्रबंधन समिति यानी SMC की बात है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हर स्कूल में एक SMC होगी जिसमें 75% सदस्य माता पिता होंगे। मतलब स्कूल के फैसलों में अब माता पिता की सीधी भागीदारी होगी। बिल्कुल, वो स्कूल के विकास की योजना बनाएंगे, पैसों के खर्च पे नजर रखेंगे। ये जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब शिक्षकों की बात करते हैं, धारा 23 से 28 तक। हाँ, धारा 23 कहती है कि शिक्षक बनने के लिए NCTE द्वारा तय की गई योग्यताएं अनिवार्य हैं। और स्कूल में पद भी खाली नहीं रह सकते। सही है, 10% से ज्यादा पद खाली नहीं रखे जा सकते। एक बहुत जरूरी बात है, धारा 27 में शिक्षकों के गैर शैक्षणिक कार्य। जी, शिक्षकों को सिर्फ 3 गैर शैक्षणिक कामों में लगाया जा सकता है। कौन कौन से? जनगणना, आपदा राहत और चुनाव ड्यूटी। इसके अलावा और कोई काम नहीं। और प्राइवेट ट्यूशन? धारा 28 के तहत प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है ताकि शिक्षा का व्यवसायीकरण ना हो। अब बात करते हैं अध्याय 5 की, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन कैसा होगा? धारा 29 कहती है कि पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड, रटने पर नहीं समझने पर जोर दे। और गतिविधि आधारित भी हो। हाँ, एक्टिविटी बेस्ड। और सबसे जरूरी, वो बच्चे को डर, आघात और चिंता से मुक्त करे, उसका सर्वांगीण विकास करे। पढ़ाई का माध्यम? जहां तक संभव हो, मातृभाषा हो। और धारा 30 साफ कहती है कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। और अंत में अध्याय 6 और 7, इन अधिकारों की निगरानी कौन करेगा? इनकी निगरानी NCPCR और राज्यों में SCPCR यानी बाल अधिकार संरक्षण आयोग करेंगे। और शिकायतें? शिकायतों का निवारण स्थानीय अधिकारी करेंगे। मतलब एक पूरा सिस्टम बनाया गया है इसे लागू करने और इसकी निगरानी करने के लिए। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष क्या है?
ये एक्ट सिर्फ स्कूल भेजने का एक दस्तावेज नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये समानता और सामाजिक न्याय का दस्तावेज है। इसका उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां बच्चे जाति और वर्ग की दीवारों से मुक्त होकर एक साथ बड़े हों। हाँ, ये इस विश्वास पर आधारित है कि शिक्षा एक सामाजिक इंजीनियरिंग का काम है और अंत में हम सबको याद रखना चाहिए कि शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। ये था RTE 2009 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही हमारे चैनल पर यूपी टेट की स्ट्रैटेजी शेयर की जाएगी और फ्री वीडियो कोर्स यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। बने रहिए। चलिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मंजिल विद अंसारी में आप सभी का स्वागत है। आज हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पर आधारित 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की हमारी श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। ये सवाल एग्जाम के लिहाज से बहुत जरूरी हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, RTE अधिनियम यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये किन बच्चों पर लागू होता है? जी, ये अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु के हर एक बच्चे पर लागू होता है। हर एक बच्चे पर? हाँ, और इसकी सीधी सी व्याख्या ये है कि यह एक मौलिक अधिकार है जो बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक लागू रहता है। ये धारा 3 में दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। इस एक्ट में निःशुल्क शिक्षा या फ्री एजुकेशन की बात होती है। इसका असल में मतलब क्या है? इसका उत्तर है कि बच्चे को किसी भी तरह का शुल्क या खर्च नहीं देना होगा। अच्छा, मतलब कोई भी ऐसा वित्तीय बोझ जो बच्चे को अपनी पढ़ाई पूरी करने में रोके, उसे हटाया जाएगा। समझ गई। अगला सवाल, प्रश्न संख्या 3, पड़ोस के स्कूल या नेबरहुड स्कूल की जो अवधारणा है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सामाजिक समावेशन के लिए एक साझा स्थान बनाना। सामाजिक समावेशन? जी, कोठारी आयोग के अनुसार ये एक ऐसी जगह है जहां जाति या वर्ग से ऊपर उठकर सभी बच्चे एक साथ सीखते हैं। बिल्कुल। तो प्रश्न संख्या 4, क्या इसका मतलब ये है कि बच्चा अपने पड़ोस के बाहर के स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकता? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका जवाब है हाँ, बच्चा ले सकता है। बच्चे की पसंद पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। ओके। मतलब अधिनियम अधिकार देता है, लेकिन बच्चे की पसंद को सिर्फ पड़ोस तक सीमित नहीं करता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 5, जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं या कभी गए ही नहीं, मतलब ड्रॉप आउट्स, उन्हें किस कक्षा में प्रवेश मिलेगा? उन्हें उनकी उम्र के हिसाब से उपयुक्त कक्षा में, यानी एज एप्रोप्रिएट क्लास में एडमिशन मिलेगा, ताकि वो छोटे बच्चों के साथ बैठकर हीन भावना महसूस ना करें। बिल्कुल सही। ये धारा 4 में कहा गया है। तो इसी से जुड़ा है प्रश्न संख्या 6, क्या ये बच्चे जो सीधे बड़ी कक्षा में आए हैं वो पाठ्यक्रम समझ पाएंगे? इसके लिए उन्हें विशेष प्रशिक्षण या स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाएगा। अच्छा, स्पेशल ट्रेनिंग। हाँ, मतलब त्वरित सीखने, जिसे एक्सेलरेटेड लर्निंग कहते हैं, उसके माध्यम से उन्हें कक्षा के स्तर तक लाया जाता है। सही है। प्रश्न संख्या 7, इस विशेष प्रशिक्षण की अवधि क्या हो सकती है? ये न्यूनतम 3 महीने से लेकर 2 वर्ष तक हो सकती है। 3 महीने से 2 साल तक? जी, बच्चे की जरूरत के हिसाब से, और ये आवासीय या गैर आवासीय दोनों तरह का हो सकता है। ओके। प्रश्न संख्या 8, क्या 14 वर्ष की आयु के बाद भी मुफ्त शिक्षा जारी रह सकती है? हाँ, बिल्कुल रह सकती है, यदि प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं हुई है। अच्छा, अगर 8वीं तक की पढ़ाई पूरी नहीं हुई है तो? जी, पढ़ाई पूरी होने तक बच्चे को स्कूल में रहने का अधिकार है, भले ही उसकी उम्र 14 साल से ज्यादा हो जाए। क्लियर है। प्रश्न संख्या 9, अगर किसी बच्चे के पास TC यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या उसका एडमिशन रोका जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। TC में देरी के कारण प्रवेश नहीं नकारा जा सकता। सरकारी स्कूलों के बीच स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर बच्चे का अधिकार है। ये धारा 5 में है। ठीक है। अगला सवाल, प्रश्न संख्या 10, क्या स्कूल न भेजने पर माता-पिता को कोई सजा हो सकती है? नहीं, माता-पिता पर कोई भी दंड नहीं लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, गरीबी को दंडित करना अनुचित है। ये सरकार का दायित्व है कि वो बच्चों के स्कूल आने में जो भी बाधाएं हैं उन्हें हटाए। सही बात है। तो प्रश्न संख्या 11, धारा 10 के तहत माता-पिता का क्या कर्तव्य है? उनका कर्तव्य है कि अपने बच्चे को स्कूल में प्रवेश दिलाना और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना। तो ये एक तरह से एक नैतिक दायित्व हुआ? हाँ, एक नैतिक दायित्व जिसे सरकार के सहयोग से पूरा किया जाना है। ओके। प्रश्न संख्या 12, अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करना, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये उचित सरकार यानी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और स्थानीय प्राधिकारी की जिम्मेदारी है। इसमें स्कूल में एडमिशन,
बच्चों की हाजिरी और उनकी शिक्षा पूरी होने तक की निगरानी सब कुछ शामिल है, ये धारा 8 में बताया गया है। ठीक है। प्रश्न संख्या 13, क्या प्री स्कूल शिक्षा की व्यवस्था भी अनिवार्य है? देखिए, सरकार 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए व्यवस्था कर सकती है। कर सकती है मतलब अनिवार्य नहीं है। जी, ताकि बच्चे प्रारंभिक शिक्षा के लिए तैयार हो सकें। ये धारा 11 में है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। प्रश्न संख्या 14, निजी स्कूलों में मतलब प्राइवेट स्कूलों में कितनी सीटें आरक्षित होनी चाहिए? कक्षा 1 में कुल सीटों की कम से कम 25% सीटें आरक्षित होनी चाहिए। 25%? जी, और ये वंचित समूहों और कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए है, धारा 12 के अनुसार। तो प्रश्न संख्या 15, ये 25% का आंकड़ा ही क्यों चुना गया, कुछ और क्यों नहीं? ये क्रिटिकल मास बनाने के लिए जरूरी है। क्रिटिकल मास? हाँ, मतलब अगर बहुत कम बच्चे होंगे तो वो स्कूल में अलग थलग महसूस करेंगे, समावेशन सफल नहीं होगा, इसलिए एक न्यूनतम संख्या जरूरी है। बहुत बढ़िया। प्रश्न संख्या 16, तो इन बच्चों की फीस निजी स्कूलों को कौन देगा? सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय के आधार पर स्कूलों को प्रतिपूर्ति यानी रीएम्बर्समेंट की जाएगी। और ये राशि कितनी होगी? ये राशि सरकारी खर्च या स्कूल की वास्तविक फीस में से जो भी कम हो उतनी होगी। ठीक है। प्रश्न संख्या 17, ये जो आरक्षण है ये केवल कक्षा 1 में ही क्यों है? ताकि बच्चे बचपन से ही विविधता यानी डाइवर्सिटी में ढल सके। अच्छा, छोटी उम्र से? जी, क्योंकि बड़ी उम्र में बच्चों और शिक्षकों के लिए भी अपना नजरिया बदलना कठिन होता है। सही है। प्रश्न संख्या 18, इस आरक्षण का मुख्य सामाजिक उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सामाजिक न्याय और भाईचारा यानी फ्रेटर्निटी को बढ़ाना। जब अमीर और गरीब बच्चे एक साथ बैठते हैं तो वो एक दूसरे के अनुभवों से बहुत कुछ सीखते हैं। बिल्कुल। प्रश्न संख्या 19, क्या स्कूल एडमिशन के लिए कोई स्क्रीनिंग टेस्ट या इंटरव्यू ले सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी भी बच्चे या उसके माता पिता का इंटरव्यू या टेस्ट लेना वर्जित है। अच्छा। स्क्रीनिंग जो है वो बच्चों को छांटने का एक जरिया है जो भेदभावपूर्ण है। ये धारा 13 में प्रतिबंधित है। तो फिर प्रश्न संख्या 20, कैपिटेशन फीस लेने पर क्या सजा है? ली गई राशि का 10 गुना तक जुर्माना लगाया जा सकता है। 10 गुना? जी, शिक्षा के अधिकार को खरीदने या बेचने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ठीक है। प्रश्न संख्या 21, अगर किसी बच्चे के पास जन्म प्रमाण पत्र मतलब बर्थ सर्टिफिकेट न हो तो क्या एडमिशन मना हो सकता है? नहीं, अन्य दस्तावेजों या माता पिता की घोषणा को भी मान्य माना जाएगा। ओके। सीधी सी बात है, किसी दस्तावेज की कमी के कारण मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ये धारा 14 में है। अगला सवाल, प्रश्न संख्या 22, क्या शैक्षणिक सत्र के बीच में मतलब मिड सेशन प्रवेश लिया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। प्रवेश के लिए साल के किसी भी समय मना नहीं किया जा सकता। ये क्यों जरूरी है? ये खासकर प्रवासी या विस्थापित बच्चों के लिए बहुत जरूरी है ताकि उनका साल बर्बाद न हो। ये धारा 15 है। अब आते हैं एक बहुत चर्चित विषय पर। प्रश्न संख्या 23, नो डिटेंशन नीति यानी कक्षा में बच्चे को न रोकने की नीति, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि बच्चे को फेल करना उसे हतोत्साहित करता है, सुधारता नहीं। असल में बच्चे का फेल होना बच्चे की नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था और शिक्षण की विफलता मानी जाती है। तो इसी से जुड़ा है प्रश्न संख्या 24, क्या कोई स्कूल बच्चे को निष्कासित मतलब एक्सपेल कर सकता है? नहीं, प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे को स्कूल से निकाला नहीं जा सकता। देखिए, निष्कासन का मतलब है कि शिक्षा प्रणाली ने उस बच्चे की सेवा करने से ही मना कर दिया है, जो कि गलत है। सही है। अब प्रश्न संख्या 25, धारा 17 के तहत शारीरिक दंड यानी कॉर्पोरल पनिशमेंट की क्या स्थिति है? शारीरिक दंड और मानसिक प्रताड़ना दोनों ही पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। पूरी तरह से? जी। अनुशासन जो है वो भय से नहीं बल्कि सीखने के एक अच्छे माहौल से आता है। लेकिन प्रश्न संख्या 26, कई लोग कहते हैं कि अनुशासन के लिए थोड़ी सख्ती जरूरी है। नहीं, ये संविधान के अनुच्छेद 39F जो बच्चे की गरिमा की बात करता है उसके खिलाफ है। अच्छा? शारीरिक दंड बच्चे को विद्रोही बना सकता है और उसके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। ठीक है। प्रश्न संख्या 27, मानसिक प्रताड़ना या मेंटल हरासमेंट में क्या क्या शामिल है? इसमें अपमानजनक शब्द बोलना, जाति सूचक टिप्पणियां करना या किसी भी तरह का भेदभाव करना शामिल है। ये सब बच्चे के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है और इसकी वजह से बच्चा पढ़ाई भी छोड़ सकता है। ओके। प्रश्न संख्या 28, अगर कोई बिना मान्यता यानी रिकॉग्निशन के स्कूल चला रहा है तो क्या होगा?
भारी जुर्माना और स्कूल बंद करने का आदेश दिया जा सकता है। अच्छा। हर स्कूल को इस अधिनियम के जो मानक हैं, जो नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स हैं, उनको पूरा करना अनिवार्य है। अब आते हैं स्कूल प्रबंधन पर। प्रश्न संख्या 29। स्कूल प्रबंधन समिति यानी एसएमसी का गठन क्यों किया जाता है? ताकि समुदाय और माता-पिता दोनों ही स्कूल की निगरानी में शामिल हो सकें। माता-पिता जो हैं वो बच्चों की शिक्षा के प्राथमिक हितधारक मतलब प्राइमरी स्टेक होल्डर्स हैं। ये धारा 21 में है। तो प्रश्न संख्या 30। इस एसएमसी में अभिभावकों की हिस्सेदारी कितनी होती है? कुल सदस्यों में से 75% यानी 3/4 अभिभावक होने चाहिए। 75%? ये तो बहुत ज्यादा है। जी, ये सुनिश्चित करता है कि स्कूल के फैसलों में माता-पिता की आवाज प्रमुख हो। बिल्कुल। प्रश्न संख्या 31। स्कूल विकास योजना यानी स्कूल डेवलपमेंट प्लान ये कौन बनाता है? ये स्कूल प्रबंधन समिति यानी एसएमसी ही बनाती है। ओके। और ये योजना स्कूल के बुनियादी ढांचे, शिक्षकों की जरूरतों और बाल अधिकारों पर केंद्रित होती है। ये धारा 22 के अनुसार है। अब आते हैं शिक्षकों पर। प्रश्न संख्या 32। शिक्षकों की योग्यता कौन निर्धारित करता है? ये केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत शैक्षणिक प्राधिकरण यानी एनसीटी करता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम योग्यताएं अनिवार्य हैं, जो धारा 23 में दी गई हैं। प्रश्न संख्या 33। एक शिक्षक के मुख्य कर्तव्य क्या हैं? नियमित रूप से स्कूल आना, समय पर पाठ्यक्रम पूरा करना और अभिभावकों से संवाद रखना। और उन्हें कमजोर बच्चों को अतिरिक्त सहायता यानी सप्लीमेंट्री सपोर्ट भी देनी होगी। ठीक है। प्रश्न संख्या 34। क्या शिक्षकों को गैर शिक्षण कार्यों में लगाया जा सकता है? केवल 3 कामों में, जनगणना, आपदा राहत और चुनाव कार्यों में। बस इन 3 में? जी। इसके अलावा किसी भी दूसरे काम में लगाना प्रतिबंधित है, ताकि शिक्षण का काम प्रभावित ना हो। ये धारा 27 में है। सही है। प्रश्न संख्या 35। शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने पर क्या नियम है? प्राइवेट ट्यूशन पूरी तरह से प्रतिबंधित है, धारा 28। इसका क्या कारण है? देखिए, ट्यूशन जो है वो बच्चों और अभिभावकों के शोषण का एक स्रोत बन जाता है और ये शिक्षा का व्यावसायीकरण करता है। बिल्कुल। प्रश्न संख्या 36। स्कूलों में शिक्षकों के कितने पद खाली रह सकते हैं? कुल स्वीकृत पदों के 10% से अधिक नहीं। ये राज्य सरकार का दायित्व है कि वो इन रिक्तियों को समय पर भरे, धारा 26 के अनुसार। अब बात करते हैं पाठ्यक्रम की। प्रश्न संख्या 37। पाठ्यक्रम का निर्धारण किन मूल्यों पर आधारित होना चाहिए? ये संवैधानिक मूल्यों और बाल केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर्ड दृष्टिकोण पर आधारित होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? मतलब इसमें बच्चे का सर्वांगीण विकास और एक भयमुक्त वातावरण शामिल हो। ये धारा 29 में है। प्रश्न संख्या 38। शिक्षा का माध्यम यानी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए? जहां तक संभव हो बच्चे की मातृभाषा यानी मदर टंग। ऐसा क्यों? क्योंकि मातृभाषा में बच्चे सबसे बेहतर और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 39। मूल्यांकन की कौन सी प्रणाली अपनाई जाएगी? सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसे हम CCE कहते हैं। CCE? जी। ये बच्चे की समझ और ज्ञान को परखता है, ना कि उसकी रटने की क्षमता को। प्रश्न संख्या 40। तो क्या कक्षा 8 तक कोई बोर्ड परीक्षा होगी? नहीं, प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक कोई भी बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। बोर्ड परीक्षाएं छोटे बच्चों में तनाव और चिंता पैदा करती हैं। ये धारा 30 में कहा गया है। तो प्रश्न संख्या 41। अगर परीक्षा नहीं होगी तो बच्चों का आकलन कैसे होगा? स्कूल स्तर पर आंतरिक मूल्यांकन द्वारा। अच्छा, इंटरनल असेसमेंट। जी, ताकि बच्चे बिना किसी डर के अपनी गति से सीख सकें। अब आते हैं निगरानी पर। प्रश्न संख्या 42। RTE के कार्यान्वयन की निगरानी कौन करता है? राष्ट्रीय और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR और SCPCR ने और शिकायतों को सुनने की शक्ति है। ये धारा 31 में है। तो प्रश्न संख्या 43। अगर किसी बच्चे के अधिकार का हनन होता है तो शिकायत कहाँ करें? स्थानीय प्राधिकारी या सीधे बाल अधिकार आयोग यानी SCPCR में शिकायत की जा सकती है। अच्छा। यह अधिनियम शिकायतों के निवारण के लिए एक पूरा तंत्र प्रदान करता है, धारा 32 के तहत। प्रश्न संख्या 44। इस निगरानी में किन सुविधाओं की जांच की जाती है? बुनियादी ढांचा, मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील और शिक्षक उपस्थिति। इन सब की? मतलब ये सुनिश्चित करना कि स्कूल के मानदंड पूरे हो रहे हैं। बिल्कुल। प्रश्न संख्या 45। क्या ये आयोग निजी स्कूलों की भी जांच कर सकता है? हाँ, बिल्कुल। विशेष रूप से 25% आरक्षण और भेदभाव के मामलों में। कहीं भी उल्लंघन होने पर? जी।
अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कहीं भी हो, आयोग हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 46। जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं उनकी निगरानी कैसे होती है? एडवाइजरी काउंसिल का क्या काम है? इनका काम है आरटीई को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सरकार को सलाह देना। इसमें बाल विकास और शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होते हैं। ये धारा 33 में है। प्रश्न संख्या 48। इस अधिनियम के तहत दिशा निर्देश मतलब गाइडलाइंस जारी करने की शक्ति किसे है? ये शक्ति केंद्र और राज्य सरकार दोनों को है। जैसे कि प्रवेश प्रक्रिया में स्क्रीनिंग को रोकने के लिए कोई स्पष्टीकरण जारी करना। ये धारा 35 में है। सेकंड लास्ट सवाल, प्रश्न संख्या 49। सद्भावना में की गई कार्रवाई या एक्शन टेकन इन गुड फेथ, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि अधिकारियों द्वारा नेक नियति से किए गए कार्यों पर कोई कानूनी मुकदमा नहीं चलेगा। अच्छा। ये अधिकारियों को बिना किसी डर के अपने कर्तव्यों का पालन करने की एक तरह से सुरक्षा देता है। ये धारा 37 में है। और अब हमारा आखिरी सवाल, प्रश्न संख्या 50। क्या राज्य सरकार आरटीई के अपने नियम बना सकती है? हाँ, बना सकती है। केंद्रीय अधिनियम के ढांचे के भीतर राज्य अपने नियम यानी रूल्स बना सकते हैं। ये क्यों जरूरी है? ये अलग अलग राज्यों की विविध भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों के लिए आवश्यक है। ये धारा 38 में दिया गया है। बहुत बढ़िया। आज के लिए ये 50 प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। याद रखिए, लगातार अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे।